दोस्तों, बेसिकली आज हम इस वीडियो में एक ब्लू चिप मल्टी बैगर स्टॉक जो कि आज ज़ोरदार गिरा है, जिसमें ज़ोरदार गिरावट आज देखने को मिली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे कि मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया। तो देखिए दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो आज चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे फिर निफ्टी बैंक हो, चाहे निफ्टी मिड कैप 100 हो, चाहे निफ्टी स्मॉल कैप हो, आपको हर जगह जो है खून खराबा ही दिखाई देगा। और अगर आगे हम बात करें निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी में भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो है लाली आपको दिखाई देगी। निफ्टी फार्मा हालांकि जो है ग्रीन में क्लोजिंग दी है। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी सीपीएससी, निफ्टी पीएससी आप देख सकते हो सबको यहाँ पर। तो आगे अगर हम चलें तो निफ्टी रियलिटी आप देख सकते हो, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एनर्जी, सब जगह आपको खून खराबा ही दिखाई देगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में हालांकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, 1.3% एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। अगर निफ्टी 500 की बात करें तो 0 और निफ्टी मेटल में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। तो अगर हम दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर मार्केट के गिरने के रीज़न की बात करें तो बच्चे बच्चे को पता है। देखिए दोस्तों, जो है पावेल जी ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी, फेड की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट आई कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो टारगेट है इन्फ्लेशन का वो जो है 2% का है। तो देखिए दोस्तों, 4% तक जो इन्फ्लेशन का डेटा है 4.41 4% तक लगभग आ चुका है। और अगर मैं आपको रेट हाइक का डेटा अगर दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर जनवरी 2023 से जो करंटली जो रेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो तालिका है, यूएस फेड ने जो है जनवरी में जो रेट था, इंटरेस्ट रेट था वो 4.50 था, लेकिन अब बात करें तो 5.25 है। करंट बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो रिजर्व बैंक इंडिया है वो सेम एज इट इज़ 6.50 एज इट इज़ बना हुआ है अभी भी जनवरी 2023 से। बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात की जाए तो वो भी बढ़ चुका है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें तो वो भी बढ़ चुका है। अभी यहाँ पर भी ये लगभग इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर जनवरी से बात करें हम करंट लेवल तक की, करंटली कितना है, तो अगर चाइना सेंट्रल बैंक की बात करें तो यहाँ पर चाइना सेंट्रल बैंक ने हालांकि जो है इंटरेस्ट रेट कम किया है। तो देखिए दोस्तों, अब फेड के पास कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, आप खुद समझदार हो। तो देखिए दोस्तों, ये सब बातें जो होती है, देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, आप खुद समझ सकते हो। किसी न किसी रीजन को, किसी न किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना के मार्केट को गिराने के बहाने होते हैं ये सब। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास है और यहाँ पर अगर छोटी सी बात का भी बतंगड़ बना देंगे तो वो भी, उसको लेकर भी एक बहाना ही चाहिए मार्केट को, तो सिर्फ नीचे आने के लिए। तो जो बहाना था वो मार्केट को मिल गया। अगर रेट हाइक की बात की जाए दोस्तों, तो रेट हाइक जो है पहले ही बोल दिया था पावेल जी ने, जो एक रेट हाइक है वो जुलाई में होगा और नेक्स्ट रेट हाइक डेटा को देखकर हम देखेंगे दिसंबर में करेंगे या उससे पहले करेंगे या करेंगे नहीं करेंगे, तो वो खुद ही नहीं श्योर थे। लेकिन अब उन्होंने स्टेटमेंट जो है दोबारा जो स्टेटमेंट दी थी कि हम तो 2% का टारगेट है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो रेट हाइक। तो देखिए दोस्तों, ये सारे रीजन एक्सटर्नल हैं। ये ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को डरा धमका के माल छीनने की कोशिश कह सकते हो, या जो ऑल टाइम हाई पे मार्केट है उसको नीचे गिराकर एफआई माल उठाना चाहते हो। तो इस किसी भी तरह की साजिश एक्सटर्नल रीजन है ये। देखिए दोस्तों, लास्ट में इंसान हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है। तो इन छोटे मोटे रीजन से इस तरह की गिरावट देखिए, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, माल बेचकर भाग जाओ, जैसे मतलब बिहेव तो ऐसे कर रहे हैं जैसे चोरी का माल उठा रखा हो और कोई भी रेट कुछ भी मिल जाए यहाँ से, बस कितना भी प्रॉफिट लॉस कुछ भी मिले, बेच बाच के निकल जाओ सब यहाँ से। तो ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, तो बिल्कुल मतलब सर्वनाश ही हो गया। तो अब तो बेचकर भागना है। तो देखिए दोस्तों, यही बाई करने का टाइम होता है। तो बोला भी गया है कि ऑलवेज बी इन ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसे टाइम पे हम जो है डर कर मार्केट से भाग जाएंगे, माल बेच देंगे, पैनिक सेलिंग कर देंगे, तो हम जो है मार्केट में आने का हमारा कोई मीनिंग नहीं रह गया। फिर ऐसे टाइम पे ही माल उठाना होता है। ये बहाने होते हैं, एक्सटर्नल रीजन होते हैं। यही जो बहानेबाजी है, ये जो बात, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जाता है, तो इसी को इन्हीं जो है
मौक़ों पे कह सकते हो, इन्हीं अवसरों पर कह सकते हो, माल उठाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें जो है डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें अपने स्टॉक्स पे, अपने जो कंपनीज हैं उनके बिजनेस पे बिलीव होना चाहिए। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, इक्विटी बहुत रिस्की है। अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को रखो जिनके बिजनेस की आपको A to Z अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि इस ऐसी कंडीशन जब भी आए, एक्सटर्नल रीजन जब भी आए, आप डरो नहीं और बिना डरे बाय ऑन डिप या बाय ऑन अप कर सको। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज को ही अपने पोर्टफोलियो में रखना होता है, जिनके बिजनेस को हम अच्छी तरह समझते हों। ऐसी कोई भी कंपनी का स्टॉक हमें पोर्टफोलियो में नहीं रखना होता जिसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्कुल पता ही नहीं कि कंपनी काम धंधा क्या करती है, कहाँ कंपनी ने दुकान खोल रखी है, कंपनी क्या कुछ काम करती है, क्या धंधा है कंपनी का। तो ये ऐसे स्टॉक को रखने का कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों। तो हमें सिर्फ जो है अच्छी क्वालिटी के गुड कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक को ही अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब जो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, ये 2-4 दिन की बातें हैं। उसके बाद जो है मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के आसपास है, थोड़ा ऊपर नीचे देखो सीधी रेखा में या 90 डिग्री पर, तो एकदम से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो जो है 2-4 दिन बात का बतंगड़ ऐसे ही बना रहेगा। तो ये जो फियर का माहौल है, यहीं पर आप माल उठा सकते हो। पूरी पूरी कोशिश, जिस आपके पास जो भी पैसा है अपना धीरे धीरे डिप्लॉय करते जाएँ, तो लास्ट में जो है मार्केट ऊपर ही जाना है। आपने देखा भी होगा हमारे पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अभी तक पॉजिटिव में भी आ चुके थे। लेकिन अगर आज या कल आपने देखा होगा तो जो है आपके पोर्टफोलियो ने, इंक्लूडिंग माय पोर्टफोलियो, निफ्टी को बीट नहीं किया है। आज तो काफ़ी बड़ी गिरावट पोर्टफोलियो में, क्योंकि हमारे पास जो है मैक्सिमम ग्रोथ कंपनीज होती हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनी होती है। निफ्टी 50 की अगर कंपनीज की आज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरे पास एशियन पेंट्स भी है, पीडीलाइट्स भी है। एशियन पेंट और पीडीलाइट्स दोनों ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, दोनों में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। दोनों ही निफ्टी पीडीलाइट्स तो नहीं है निफ्टी 50 का पार्ट, लेकिन एशियन पेंट निफ्टी 50 का पार्ट जरूर है। तो उसमें कोई भी गिरावट किसी प्रकार की, बल्कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है और काफ़ी ऊपर के लेवल पर वो ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी 50 में हालांकि गिरावट कम है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट थोड़ी ज़्यादा है। तो हमारे पास मोस्टली ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, तो उनमें गिरावट भी ज़्यादा आती है और जो भागते हैं वो तो ज़्यादा तेज़ भी भागते हैं। अगर बात करें, ये रीजन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला दोस्तों। देखिए मैक्सिमम 2 रेट हाइक, एक रेट हाइक जुलाई में और दूसरा रेट हाइक साल के अंत तक। लेकिन आप देखोगे कि 2024 में जो है रेट पोज हो जाएगा और रेट कट भी स्टार्टिंग हो जाएगा उसके बाद। तो अब देखो ज़्यादा कोई बहाना नहीं है, मार्केट को जाना ऊपर ही है। तो आप बिना डरे माल उठाते रहें, अपनी कंपनीज पर, अपनी होल्डिंग्स पर बिलीव रखें और बाय ऑन डिप करते जाएं, ना कि पैनिक सेलिंग करें। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वो उस स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, यानी VBL, जो कि स्टॉक मार्केट का किंग कोबरा भी कहा जा सकता है और रिटेल इन्वेस्टर के दिल की धड़कन भी कहा जा सकता है। तो अगर इसमें आज देखें हम तो 4.68%, यानी 4.5% से ऊपर की बड़ी मंदी देखने को मिली है एक सिंगल डे में। काफ़ी बड़ी मंदी अगर स्टॉक के हिसाब से कहा जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा करेक्शन आते नहीं हैं। तो अगर करेक्शन के रीजन की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे फियर इस स्टॉक में अब चले हुए हैं। अगर पहले फियर की बात करें तो पहला फियर जो अभी न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले की, जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो कुछ स्टॉक हैं उनको जो है बाहर किया जाएगा। डीमार्ट, VBL और नायका, इस तरह के नाम उसमें शामिल थे। तो उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 से जो नॉन FNO स्टॉक्स हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो वो सबसे बड़ी न्यूज़, जो सबसे बड़ा फियर का काम अभी कर रही थी। और दूसरा जो है, दूसरा अभी इसका जो है Q1 का रिजल्ट्स भी आएंगे, तो वो भी, उसमें भी आगे चलकर मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो अगर तीसरा छोटे से रीजन की बात की जाए तो अब की बार जो है बारिश काफ़ी हुई है, तो उस वजह से इसकी सेल्स पर इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि गर्मियां उतनी नहीं हुई हैं अब की बार जितनी होनी चाहिए थी। बारिश काफ़ी हद तक ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है कि जो है इसका इम्पैक्ट इसकी सेल्स में देखने को मिले। तो कई तरह के फियर दोस्तों काम कर रहे हैं इसमें। तो इसी वजह से जो है स्प्लिट होने के बाद तो एक बार तो भागा था, लेकिन उसके बाद जो है लगातार गिरता ही जा रहा है। तो बात करें तो आज इसने 763 का जो लेवल है वहाँ पर थोड़ा पॉज लिया था और वहीं पर रुक कर कंसोलिडेट किया।
पूरा मार्केट पूरा दिन निकल गया। तो अगर इसके हम ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने जो है बड़ी ही कंसिस्टेंसी के साथ 1078% के जो रिटर्न्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं, यानी पैसा लगभग 11.5 गुना से ज़्यादा कहा जा सकता है। और वो भी सिंस लिस्टिंग, अगर हम बात करें कंपनी की लिस्टिंग की तो 2016 11 नवंबर 2016 को कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, तब से लेकर अब तक यानी अगर बात करें तो 4 साल वो हो गए, 17 18 19 20 और 4 साल और 3 साल, 4 3 7 साल में अगर कह सकते हैं हम, तो कंपनी ने इन्वेस्टर का पैसा लगभग जो है 11.5 गुना से ज़्यादा कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, वो भी अब चार्ट में कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप, कहीं भी आपको किसी प्रकार का कोविड क्रैश या किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा करेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये एफआईज का फेवरेट स्टॉक है। तो एफआईज जो है वो इसमें मैक्सिमम स्टेक होल्ड करके चल रहे हैं। प्रमोटर्स के अलावा अगर बात की जाए, मेजर स्टेक तो प्रमोटर के पास है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो ज़्यादा स्टेक है वो एफआईज के पास हो। तो कैसे भी मार्केट का सिचुएशन हो, कुछ भी हो, एफआई जो है इसमें माल बेचने को तैयार ही नहीं है अभी तक की अगर बात की जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर एफआईज का जहाँ तक सवाल है तो उनके गुरु वारेन बफेट जी हैं, जो उन्होंने जो है अपना मैक्सिमम वेल्थ जो है कोका कोला से ही बनाया है। तो जो एफआईज हैं उनको भी यही लगता है कि जो वीबीएल है वो पेप्सिको की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है अगर इंडिया की बात की जाए। और अगर पेप्सिको अगर यूएसए से बाहर की बात की जाए तो यूएसए से बाहर जो है पेप्सिको की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, इंडिया में तो फर्स्ट है। तो उनको भी ऐसा ही लगता है कि हमारा जो वेल्थ है वो भी वीबीएल ही क्रिएट करेगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत कंपनी काम धंधे के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के काम धंधे की बात की जाए तो कंपनी जो है पेप्सिको के साथ 1990 से जुड़ी हुई है और जो एक की प्लेयर कही जा सकती है बेवरेज इंडस्ट्री में। तो अगर इसकी बात करें हम तो ये क्या करती है, पेप्सिको ब्रांड से अपने प्रोडक्ट बनाकर बेचती है। तो इसके प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो इसके प्रोडक्ट्स में पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रोपिकाना जूसेस और दूसरे प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो कहे जा सकते हैं। तो अगर हम कंपनी के बारे में और बात करें तो कंपनी आरजे ग्रुप का पार्ट है। तो आरजे ग्रुप वही ग्रुप है जिसके पास जो है लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पिज़्ज़ा हट, केएफसी और कोस्टा कॉफ़ी की। तो अगर हम बात करें वीबीएल के बारे में आगे, तो जो है कंपनी 6 देशों में काम करती है, 6 स्पेन में काम करती है, मतलब 6 हिस्सों में काम करती है, 6 कंट्रीज़ में 2 हिस्सों में बांटकर। पहले हिस्से में 3 देश आते हैं जिनमें अगर बात की जाए इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। तो ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों से कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू 85% का प्राप्त होता है। तो अगर दूसरे हिस्से में बात की जाए तो दूसरे जो 3 कंट्रीज़ बच गए तो वो 3 कंट्रीज़ हैं मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अफ्रीका महाद्वीप के जो 3 देश हैं, यहाँ से कंपनी को सिर्फ 15% का ही रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो अगर आगे हम बात करें कंपनी के काम धंधे के बारे में, तो कंपनी के पास क्या है, 37 जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में और 6 जो है वो इंडिया से बाहर कही जा सकती हैं। तो अगर कंपनी की वॉल्यूम्स ब्रेकअप की बात की जाए तो 70% का रेवेन्यू जो है वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से कंपनी को प्राप्त हुआ अगर 2022 की बात की जाए, और 23% का रेवेन्यू जो है वो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर से प्राप्त हुआ, और सिर्फ 7% का रेवेन्यू ही जो है नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से कंपनी को प्राप्त हुआ। तो अगर हम बात करें आगे, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने जो इसकी पैकेजिंग के लिए जो भी बोतल वगैरह बनाती है कंपनी, जो पैकिंग के लिए जो भी बोतल वगैरह चाहिए, तो उस कंपनी में वीबीएल ने 55% का स्टेक जो है ले रखा है, 35% डायरेक्टली ले रखा है और जो है 20% इनडायरेक्टली ले रखा है। तो अगर आगे हम कंपनी के काम धंधे के बारे में थोड़ा बहुत देखें तो कंपनी जो है 2019 में क्या है, पेप्सिको ने क्या किया, जो इसका बोटलिंग अपॉइंटमेंट का ट्रेडमार्क जो लाइसेंस एग्रीमेंट था, वो जो एग्रीमेंट है वो 2 अक्टूबर 2022 से 30 अप्रैल 2039 तक बढ़ा दिया है। यानी 2039 तक कंपनी के पास पेप्सिको की फ्रेंचाइजी बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, पेप्सिको जो है इस कंपनी पे डिपेंड हो चुकी है
90% का जो 90% कमाई जो है वो वीबीएल ही पेप्सिको को करा के देता है। तो देखिए दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पेप्सिको जो है वीबीएल से फ्रेंचाइजी छीन लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर देखिए पेप्सिको अगर वीबीएल से फ्रेंचाइजी छीन लेगी तो वहाँ यूएसए में पेप्सिको को भी लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि 90% कमाई जो है वो वीबीएल ही करवा के देती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ उसके रेवेन्यू में फ़र्क पड़ेगा। तो डिपेंडेंट हो चुकी है पेप्सिको वीबीएल के ऊपर। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा यहाँ पर बात करें वीबीएल के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट के इशू भी कहे जा सकते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट के इशू क्या है, क्योंकि जो इसका जो गार्बेज है, यानी जो बोतल वगैरह खाली होने के बाद जो गार्बेज वगैरह बच जाता है, तो उसके लिए भी जो है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू जा सकते हैं। तो उसके लिए भी कंपनी काम कर रही है। कंपनी अभी जो है 73% का जो गार्बेज रिसाइकलिंग अब वो कर रही है, लेकिन कंपनी का टारगेट जो है 100% गार्बेज को रिसाइकिल करने का है। तो कंपनी के पास जो है कंप्लीट सॉल्यूशन अपने बिजनेस को लेकर जो है कंपनी तलाश रही है। तो काफ़ी अच्छा काम इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी कर रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो ठीक है, लेकिन अगर आप सीधी और सरल भाषा में समझो तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो वेरी 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 एसेंशियल आइटम कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा वैसी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, जब हमारे घर पे कोई भी जो है ओकेजन होता है, कोई भी सेरेमनी होती है, तो इसके जो प्रोडक्ट जो हमने पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, ट्रोपिकाना जूसेज, ड्रिंकिंग वाटर, तो वो जो प्रोडक्ट हमने देखे वो हमें हर सेलिब्रेशन पे, हर ओकेज़न पे, हर पार्टी में, शाम को जब यार मिल बैठकर पीने के लिए बैठ जाते हो तो वहाँ पर आप देखोगे तो वीबीएल के प्रोडक्ट ही ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो शाम की जो पार्टी होती है, अगर मैं बात करूँ तो इसको जो है ज़्यादातर लोग करते हैं। तो इसके प्रोडक्ट को हम वेरी वेरी एसेंशियल मानकर चल सकते हैं। तो ये एफएमसीजी का इसीलिए सबसे पावरफुल स्टॉक कहा जा सकता है। तो इसको आपको अपने पोर्टफोलियो की टॉप होल्डिंग में रखना चाहिए। मेरे पास अगर मेरी बात की जाए तो ये मेरी सेकंड टॉप मोस्ट होल्डिंग है। बना तो मैं इसको फर्स्ट भी लेता, लेकिन इसने मौका ही नहीं दिया। तो आज मैंने इसमें थोड़ा बहुत एवरेज अप किया है, लेकिन वेरी स्मॉल क्वांटिटी के साथ किया है। अगर और गिरता है तो फिर और बाई कर लेंगे। तो चलो, ये तो मैंने समझा दिया। ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस हम इसको कह सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके बिजनेस को समझने में। इसका आइटम वेरी वेरी एसेंशियल आइटम कहा जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा जो है जियो के कैंपा कोला की वजह से थोड़ा बहुत इसको जो है आगे चलकर कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत आगे की बात है दोस्तों। तब तक ये कंपनी जो है बहुत आगे निकल चुकी होगी। कंपनी के पास अगर पेप्सिको को भी छोड़ दें तो कंपनी के पास अपना खुद का जो ब्रांड है स्टिंग इसका काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो स्टिंग का मुकाबला टेस्ट में जो है कैंपा कोला नहीं कर सकता। तो स्टिंग अभी इसने अपने स्टिंग के जो है प्राइस वो भी कम किए थे। जो 40 रुपये की आती थी उसको 30 रुपये का किया था। बात करें हम तो इसने अपनी खुद की स्टिंग लॉन्च कर दी है। तो किसको पता था कि जो इसकी जो है ये एक सस्ती एक छोटा ड्रिंक जो 20 रुपये का आता है तो वो इतना फेमस हो जाएगा इसका। तो कंपनी के पास अपना खुद का प्रोडक्ट भी है और फ्रेंचाइजी पे भी पेप्सिको के लिए कंपनी काम करती है और कंपनी कैपेक्स भी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि एफएमसीजी में इससे दमदार, इससे पावरफुल कोई स्टॉक कहा जा सकता है जिसकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी हो और जो इस तरह कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल 45 डिग्री के चार्ट पे इतना मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सेल्स ग्रोथ कंपनी की देखें हम तो सेल्स ग्रोथ कंपनी बिल्कुल कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे। और अगर प्रॉफिट को हम देखें तो प्रॉफिट में भी आपको जो है कंसिस्टेंसी ही दिखाई देगी यहाँ पर अगर देख रहे हैं। लेकिन जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता था वो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेल्स के टर्म में ये Q1Q बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, जो एक फियर की मैं बात कर रहा था वो ये फियर है दोस्तों। ये जो ऊंची बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो बिल्डिंग है ये कितनी ऊँची बिल्डिंग है। तो देखिए दोस्तों, जब ये रिजल्ट आएगा ना, अब ये जो हमारे जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, जून 2023 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, Q1 के रिजल्ट कह सकते हैं हम, तो जो Q1 का रिजल्ट है उसको इससे कंपेयर
किया जाएगा जो ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें जो पिछले क्वार्टर का Q4 का रिजल्ट आया था, उसमें कंपनी ने हर जगह मार्केट एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट किया था, लेकिन सेल्स की टर्म में मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया था। तो अब की बार जो है कंपनी को अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो जो ये 22/6 की जो सेल है उसको कंपनी को बीट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर हम देखें तो 22/6 की है, 2022-6 यानी जून 2022 की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो इस सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी ऊंची बिल्डिंग कंपनी को यहाँ पर खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ अगर बात करें है जो नेक्स्ट बिल्डिंग यहाँ पर बनने वाली है, तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो कंपनी को इससे जो है जून 2022 से ऊंची बिल्डिंग कंपनी को यहाँ पर खड़ी करनी पड़ेगी, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट की टर्म में, तो प्रॉफिट में भी आप देखोगे काफ़ी ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये किसी फियर से कम नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं बाजार को अभी ये लगने लगेगा कि जो है कंपनी अपने वाई ऑन वाई बेसिस पे अपने जो है प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये देखिए दोस्तों ये कंपनी जो है सीजनल है। अगर हम इससे कंपेयर करने चले तो हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं, वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करते हैं। जो इस साल की जो गर्मियों का सीज़न है, यानी इस साल जो जून क्वार्टर है उसको पिछले जून क्वार्टर से, और जो दिसंबर क्वार्टर है उसको पिछले साल के दिसंबर से कंपेयर करते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर इसको किया जाता है। तो अब की बार जो कंपैरिजन होने वाला है ये इस ऊंची बिल्डिंग के साथ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को अब ये लगने लगेगा कि इस ऊंची बिल्डिंग को बीट कर पाना कंपनी के लिए शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब की बार जो है रेनी सीजन भी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस कर सकती है। तो यू मिस आई हिट वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो आप उस हिसाब से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करके चल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं टेक्निकल्स में। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको जो है स्पोर्ट मानकर ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। तो अगर बात करें यहाँ पर ये कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो है ट्रेंड लाइन को तोड़कर अब नीचे आ चुका है। तो देखते हैं कितना नीचे आएगा। अगर आज की बात करें तो आज इसका सपोर्ट तो देखो 740 के आसपास था। अगर सपोर्ट की हम बात करें तो सपोर्ट तो 740 रुपये के आसपास था। यहाँ पर आप देखोगे 740 से 740 का सपोर्ट निकल कर आएगा, लेकिन ये जो है उससे पहले ही घूम गया। तो यहाँ पर भी आगे ऊपर थोड़ा सा ले जाकर देखोगे, यहाँ पर जो स्पोर्ट है वो 760 रुपये का 770 रुपये का बन रहा है। तो 770 रुपये के स्पोर्ट से भी ये नीचे ही आ गया था। 763 रुपये जो है 763 से लेकर 768 770 तक कंसोलिडेट करता रहा मार्केट क्लोजिंग तक। तो स्पोर्ट तो आगे अगर देखें, आगे इसका 740 का स्पोर्ट है। तो 740 के स्पोर्ट पता नहीं अब मंडे को कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट, कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज जो है काफ़ी इन्वेस्टर ने जो है इसमें बाई ऑन अप एवरेज अप ही किया होगा, क्योंकि भाग तो इतना रहा है, एवरेज डाउन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर किसी ने ऊपर के लेवल पे ही बाई कर रखा वो तो एवरेज डाउन करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ने एवरेज अप किया होगा। अच्छा मौका था एवरेज अप करने का। तो अगर नेक्स्ट स्पोर्ट की हम बात करें तो ये जो मैंने मार्क कर रखा 716 रुपये का, ये भी इसका एक मेजर स्पोर्ट कहा जा सकता है। इससे नीचे जाने की तो उम्मीद पर्सनली मुझे नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो अगर इससे नीचे हम बात करें तो इससे नीचे तो फिर ये जो मेजर स्पोर्ट है 500-550 रुपये का, तो ये 550 रुपये का जो मेजर स्पोर्ट है ये आप मान के चल सकते हो। लेकिन उससे पहले जो है 600 रुपये के आसपास भी जो है स्पोर्ट बन सकता है इसका। तो देखिए दोस्तों, उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। ज़्यादा करेक्शन अगर मैं आपको एक बार दिखा दूँ अपने ऑल टाइम हाई से, जो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, तो अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई से ये जो है ऑल टाइम हाई से अपने कहा जा सकता है कि ये जो है 12% के डिस्काउंट पर अभी अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, अगर एक VBL जैसा स्टॉक जिसमें करेक्शन आता ही नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% का करेक्शन आपको प्राप्त होता है, तो उसमें 12% का जो करेक्शन है वो मोर देन इनफ कहा जा सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए कह सकते हो या एवरेज अप के लिए कह सकते हो। तो एवरेज अप भी इसमें किया जा सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब थोड़ा फियर में ही कंसोलिडेट करने वाला है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि जून के बाद जितने भी क्वार्टर आएंगे उनका रिजल्ट वीक आने वाला है। तो हालांकि मार्केट को ये सारी बातें पता है कि इसके जून क्वार्टर का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है,
फिर सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट सबसे वीक आता है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि कितना यहाँ से भागेगा या नहीं भागेगा, फिर ये इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता रहेगा। देखो मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा यही कहता है कि अब मुझे ज़्यादा इसमें ये लग नहीं रहा कि यहाँ से ज़्यादा कुछ भागना इसमें बाकी है। हो सकता है ये जो इसका आगे सपोर्ट लेवल की रेजिस्टेंस की बात करें तो 875 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, या फिर 950 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, तो अगर वो तो पिवट पॉइंट से ही पता चलेगा, हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। तो वहाँ तक जा सकता है, नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कह सकता मैं यहाँ पर श्योरली। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक भी हो सकता हूँ। आप उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करके चल सकते हैं। तो धीरे धीरे आप जो है इसमें एवरेज डाउन करना चाहते हैं, एवरेज अप करना चाहते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी धीरे धीरे करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लमसम ठोक दिया, पूरा पैसा इसी में डाल दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सिर्फ 1 साल के लिए या सिर्फ अभी के लिए बाय किया है? लेकिन अगर बात करें तो नेक्स्ट जो ईयर है उसमें जून का रिजल्ट फिर से इसका काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो आप जो है अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा सकते हो, अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी पावर को, अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो। स्टॉक का जो बिजनेस है वो वेरी 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 एसेंशियल कहा जा सकता है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो एफएमसीजी में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक हम इसको कह सकते हैं, काफ़ी पावरफुल बिजनेस इसको कह सकते हैं, काफ़ी हाई ग्रोथ स्टॉक इसको कहा जा सकता है। कंसिस्टेंसी 45 डिग्री के साथ जो है सारा रिटर्न्स इसने अभी तक प्रोवाइड किया है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो में रखने के लिए आप अपनी टॉप होल्डिंग्स में इसको शामिल कर सकते हो। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। देखिए दोस्तों, वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में जो वीडियो लंबा बन जाता है। तो आप इसको जो है 2x 3x तो नहीं होता, 2x पे करके देख सकते हो। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।